संयुक्त राष्ट्र की संस्था अंकटाड ने भारत के जीडीपी ग्रोथ घटने का अनुमान लगाया है। संस्था की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 के दौरान भारत की ग्रोथ सिर्फ 5.7% रह जाएगी। अभी आपको याद होगा 2 ही दिन पहले रिजर्व बैंक का अनुमान आया था, जिसमें रिजर्व बैंक ने भारत की आर्थिक विकास दर वित्त वर्ष 2022 के लिए 23 के लिए 7.7% रहने का अनुमान लगाया था। पहले 7.2% थी, उसमें कुछ कटौती करके 7% कर दिया, लेकिन यहां तो अनुमान केवल 5.7% का है। हाल के दिनों में भारत की ग्रोथ को लेकर जितने अनुमान जारी हुए हैं उनमें अंकटाड का अनुमान सबसे छोटा है। आरबीआई की तरफ से मैंने आपको बताया, इसके अलावा भी जो अनुमान आए वो 7% के आसपास के हैं। सर, इतना बड़ा कटौती क्यों कर दी अंकटाड ने? शुभम, ये सबसे चौंकाने वाला अनुमान है अभी तक ग्रोथ के आकलनों में, और इस हिसाब से भारत की आर्थिक विकास दर इस साल 6% के नीचे आ सकती है। हालांकि हमें ध्यान रखना होगा कि अंकटाड का अनुमान कैलेंडर ईयर के लिए आता है, यानी जनवरी से दिसंबर के लिए आता है, और इस हिसाब से जनवरी दिसंबर की ग्रोथ का आकलन इसमें किया गया है। इसकी तुलना के तौर पर अगर हम लें तो मूडीज का एक आकलन और आता है जो साल के कैलेंडर के हिसाब से होता है, मतलब मार्च से मार्च नहीं बल्कि जनवरी से दिसंबर के बीच में होता है, और वहां मूडीज ने भारत की आर्थिक विकास दर 7.7% आंकी थी। उसकी तुलना में ये बड़ी कटौती है। लेकिन अगर इस प्रोजेक्शन को हम अगले 3 महीनों के लिए और जोड़ दें, यानी कि भारत की पूरे 12 वर्ष के वित्त वर्ष के आधार पर माने, तो भी भारत की आर्थिक विकास दर 6% से नीचे रहने की संभावना है। और इससे ज्यादा बड़ी और चिंता की बात यह है कि अंकटाड ने भारत के अगले साल के आर्थिक विकास दर के आकलन को और भी कम कर दिया। वहां पर वो 5% से नीचे चला गया है, यानी 2023 में भारत की आर्थिक विकास दर प्री कोविड लेवल से भी पीछे चली जाएगी। कोविड में पहुंचने से पहले भारत की आर्थिक विकास दर जहां थी उससे और नीचे चली जाएगी। अंकटाड का यह आकलन काफी एग्रेसिव है, काफी आक्रामक है, और वो ये मान रहा है कि दुनिया में मंदी काफी गहरी होने वाली है और उस मंदी का असर दुनिया की अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। भारत उससे प्रभावित होने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। ये आकलन हमारी सामान्य अभी तक की जितनी चर्चाएं भारत में चल रही हैं भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर, उससे कहीं ज्यादा उल्टा और विपरीत है। सरकार का भी मानना है कि भारत में आर्थिक विकास दर पर असर पड़ेगा आने वाले समय में मंदी और महंगाई का, लेकिन इतनी अधिक गिरावट नहीं आएगी। रिजर्व बैंक ने हालांकि तेज कटौती की थी अपनी मौद्रिक नीति में, जब भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान में करीब 20 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी इस वित्त वर्ष के लिए की थी। अब इसके बाद शुभम एक बड़ी बहस यहां से शुरू होती है कि भारत की आर्थिक विकास दर 6% से ऊपर रहेगी, 7% से नीचे रहेगी, इसकी तो संभावना दिख रही, या वो 6% से नीचे भी खिसक सकती है। एक तरफ अंकटाड का अनुमान आया और इसी बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रोथ को लेकर हाल के दिनों में जो आंकड़े जारी हुए हैं वो भी सुस्ती की तरफ इशारा कर रहे हैं। सितंबर में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इंडेक्स 3 महीने के निचले स्तर पर रहा। एक्सपोर्ट में 3.5% की गिरावट देखने को मिली। महंगाई और सुस्ती का हवाला देते हुए कई एजेंसियां कंपनी के कमाई के अनुमान भी घटा रही हैं। सर, अंकटाड के अनुमान को देखकर, ये जो आंकड़े मैंने पढ़े इनको सुनकर, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार और आरबीआई भी विकास दर में कमी करेंगी? सरकार और आरबीआई विकास दर के आकलन में, आरबीआई ने तो भारत के विकास दर के आकलन में करीब 20 बेसिस पॉइंट की कमी कर दी। हमें याद रखना होगा कि हमने मनी सेंटर के चर्चा में बताया था कि अगले 2 तिमाही के आरबीआई के अनुमान 5% से कम के हैं, यानी रिजर्व बैंक के मान रहा है कि अगली 2 तिमाहियों में विकास दर के अनुमान और ज़्यादा खराब होंगे। पर जो हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी डेटा आता है, जिसको कि हम तत्काल आने वाले आकलन कहते हैं, जिसमें कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के आंकड़े हमारे पास हर महीने आते हैं, टैक्स के आंकड़े सरकार के कलेक्शन के हर महीने आते हैं, ऑटोमोबाइल सेल्स के आंकड़े हर महीने आते हैं, वो आंकड़े हमें भारतीय अर्थव्यवस्था में त्योहारी सीजन से पहले सुस्ती के पहुंच जाने के संकेत दे रहे हैं। सितंबर का पीएमआई इसलिए महत्वपूर्ण है शुभम कि सितंबर तक भारत में जितना भी प्रोडक्शन फेस्टिवल के हिसाब से होना होता है वो पूरा हो चुका होता है, यानी फैक्ट्री आउटपुट तैयार हो चुका होता है कि सितंबर में, अक्टूबर नवंबर में कितनी गाड़ियां बिकेंगी, कितना सामान बनेगा, और उसके बाद फिर वो 1 महीने या 15 दिन का समय लगता है सप्लाई चेन्स को एक्टिवेट करके सामानों को शोरूम तक त्योहारी खरीद के लिए पहुंचाने का। और सितंबर का पीएमआई ये बता रहा है, अगर आप इसे संकेत के तौर पर माने, कि त्योहारी सीजन को लेकर जो दुविधा भारत में बनी हुई है कि क्या ये फेस्टिवल सीजन मंदी की संभावनाओं को कमजोर करेगा या मंदी की संभावनाओं को ताकत देगा, वो दुविधा हमारी इन आंकड़ों को देखकर और बढ़ जाती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण आंकड़ा भारत में आया वो निर्यात के आंकड़े का आया। भारत के निर्यात में गिरावट आई। निर्यात में गिरावट भारतीय मुद्रा की कमजोरी के बावजूद आई। आमतौर पर रुपए की कमजोरी निर्यातकों के लिए वरदान साबित होती है, क्योंकि उनको बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धा मिलती है। और यहाँ यह बहस अब और महत्वपूर्ण होती जा रही है कि रुपए की गिरावट के संदर्भ में जो तर्क दिया जाता है कि भारतीय मुद्रा अन्य प्रतिस्पर्धी मुद्राओं की तुलना में मजबूत है, उस तर्क का एक दूसरा पहलू हमें सामने दिखाई दे रहा है कि चूंकि अन्य प्रतिस्पर्धी मुद्राएं भारत की तुलना में ज्यादा कमजोर है,
तो उसका असर हमें भारत के निर्यात पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत के निर्यात उन मुद्राओं की तुलना में या उन देशों की तुलना में नॉन कॉम्पिटिटिव या गैर प्रतिस्पर्धात्मक होते दिखाई दे रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट भारत का रिकॉर्ड लेवल तक बढ़ा है और ये माना जा रहा है कि इस साल भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट रिकॉर्ड लेवल पर रहेगा, और ये दोनों फैक्टर भारतीय विदेशी मुद्रा के प्रबंधन और रुपए की कीमत पर आने वाले समय में दबाव बनता दिखाएंगे। हालांकि रुपए की कीमत में आज हमने थोड़ा सा सुधार देखा है, निचले स्तरों से रुपए में थोड़ी सी रिकवरी दिखाई दी है।